जोधपुर में 15 अगस्त प्रभारी मंत्री व उप मुख्य सचेतक विधानसभा राजस्थान महेंद्र चौधरी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रविवार को जोधपुर के उमेद राजकीय स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने खुली जिप्सी में सवार होकर परेड का निरीक्षण किया तथा विभिन्न टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी ली। मुख्य अतिथि ने परेड कमांडर पुलिस लाइन निरीक्षक सत्यप्रकाश के नेतृत्व में प्रथम बटालियन RAC राजस्थान पुलिस आयुक्तालय पुरुष, राजस्थान पुलिस जोधपुर ग्रामीण, राजस्थान पुलिस आयुक्तालय महिला होमगार्ड पुरुष, होमगार्ड महिला, NCC 6 राज गर्ल्स, NCC बॉयज 6 राज, स्काउट गाइड पुरुष व स्काउट गाइड गर्ल्स, राजस्थान पुलिस बैंड की टुकड़ियों का निरीक्षण किया तथा सलामी मंच पर सलामी ली। राजस्थान पुलिस बैंड की टुकड़ी ने बैंड की मधुर धुनें प्रस्तुत की। समारोह में अपर जिला कलेक्टर प्रथम मदनलाल नेहरा ने राज्यपाल का संदेश प्रस्तुत किया। प्रधानाचार्य राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जालोरी गेट विजयलक्ष्मी के नेतृत्व में छात्राओं ने राष्ट्रगान प्रस्तुत किया। समारोह में महापौर नगर निगम उत्तर कुंती देवड़ा, महापौर नगर निगम दक्षिण वनिता सेठ, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, शहर विधायक मनीषा पवार, विधायक फलोदी पब्बाराम विश्नोई, उप महापौर नगर निगम दक्षिण किशन लड्डा, पूर्व महापौर ओम कुमारी गहलोत, पूर्व विधायक कैलाश भंसाली, संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा, जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह, पुलिस महानिरीक्षक नवज्योति गोगोई, पुलिस कमिश्नर जोस मोहन, पुलिस उपायुक्त पूर्व भुवन भूषण, पुलिस उपायुक्त पश्चिम आलोक श्रीवास्तव, MD डिस्कॉम अविनाश सिंघवी, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत यादव, नगर निगम उत्तर आयुक्त राजेंद्र सिंह कविया, नगर निगम दक्षिण आयुक्त अरुण कुमार पुरोहित, ADM द्वितीय मुकेश कुमार, ADM तृतीय राधेश्याम डेल्लू, ADM सिटी रामचंद्र गरवा, ADM सिटी द्वितीय सत्यवीर यादव के साथ जनप्रतिनिधि, स्वतंत्रता सेनानी, प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी एवं मीडिया कर्मी उपस्थित थे। कार्यक्रम का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के वरिष्ठ उद्घोषक भानु पुरोहित ने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही थर्मल स्कैनिंग एवं सैनिटाइज सहित कोरोना रोकथाम संबंधी उपायों का पूरा ध्यान रख गया। हिमांशु सैंगर, मनीष मेहता की रिपोर्ट। संकल्प के साथ विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर रही है। राजस्थान सरकार के सूत्र को लेकर राज्य सरकार ने कोरोना की चुनौती को अवसर में बदलते हुए मनीष मेहता ज्योति जगत की तरफ से पप्पू डारा, जो बहुत बड़े समाज सेवी भी है और नेता भी है। आज हम उनसे स्पेशल मुलाकात करते हैं। पप्पू राम विष्णु डारा। सर, आप ये समाज सेवा कर रहे हैं, ये किसकी प्रेरणा है? ये एक तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और एक मेरे माता की प्रेरणा से ये समाज सेवा में अभी तक कर रहा हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री हमारे राजस्थान के बहुत ही मतलब गरीबों के दास है, इसलिए मैं उनसे भी सीखा हूँ और मेरी मदर से ही सीखा हूँ, समाज सेवा में लगा हुआ। तो सर, अभी आपने जो कोरोना काल में जो भी सेवाएं दी है उसके बारे में बताएंगे सर हमें? कोरोना काल के अंदर हमने जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के अकाउंट के अंदर मतलब राजस्थान सरकार के 25 लाख रुपए मैंने फंड दिया था। और पहले लहर के अंदर मैंने कम से कम 60 या 70 हज़ार लोगों को मतलब पैकेट बांटे थे और मतलब लगभग 40 या 45 हज़ार के खर्चे आए थे। बाद में मैंने अभी सेकेंड लेयर के लिए मैंने 2 ऑक्सीजन प्लांट दिए थे 1 करोड़ की लगभग, और बाकी छूटकर जो सामग्री देनी है वो भी मैंने काफ़ी लोगों की गरीबों की मदद की थी और मैं कंटिन्यू आज भी करता आ रहा हूँ और करता रहूँगा। सर, अभी हमने सुना है जोधपुर में बहुत बड़ा आपका नाम है और समाज सेवी में भी और अच्छा काम आप कर रहे हैं। तो सर, ऐसे काम तो बहुत लोग करते हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगा, आपको काम करने के बाद कैसा फील होता है? ये गरीबों की और आम आदमी की मैंने मानव जीवन की सेवा की है। मानव के लिए ये बहुत उत्तम कार्य है और हर आदमी को आगे आगे करना चाहिए। मानव सेवा से ऊपर कोई सेवा नहीं है। सर, ये आपका बचपन से शौक था या? ये मेरा बचपन से शौक था और मैं बचपन से ही, जब मेरी माता ने जो ग्रामीणों के अंदर सेवा कर रही थी, उसकी प्रेरणा से मैंने कंटिन्यू बचपन से मुझे इस बात का शौक है, करता रहा हूँ। तो सर, ये आपने बचपन से शौक था आपको और आप करते आ रहे हो, कर भी रहे हो। तो मैं चाहता हूँ सर, जैसे भी समाज सेवा में आप कुछ तो ऐसी सेवा होगी जो आपको भी याद होगी, ऐसे कुछ लम्हे जो आपको फील अच्छा हो रहा होगा करके कि हाँ भाई, इसे काम करने के बाद मुझे अच्छा फील हो रहा है।
देखो, मेरे को एक तो बहुत बड़ा ये शौक है गरीब आदमी की सहायता करना। जो मानव जीव कोई गरीब है और गरीब लोगों की मदद करना मुझे बहुत सुकून मिलता है और हमेशा करता रहा हूँ और करता रहूँगा। जैसे गायों का चारा डालना है, कबूतरों को चून डालना है, मतलब बंदरों को खाना खिलाना है, ये मेरे को कंटिन्यू मेरा पूरा परिवार कर रहा है। मैं भी कर रहा हूँ, मेरा परिवार भी कर रहा है। मैं विष्णु समाज से और विष्णु जाति की फैमिली का हूँ और मेरी फैमिली भी यही काम कर रही है। और आपसे फैमिली विष्णु कौन से? हाँ, सर फैमिली में भी मतलब जैसे किसान के पुत्र? किसान परिवार से हूँ, गरीब परिवार से खड़ा हुआ हूँ और मैंने मेरा आज बिजनेस बढ़ा के आज मैं मानव सेवा हर आदमी गरीबों की सेवा कर रहा हूँ और मेरा बिजनेस भी चल रहा है और मैं मेरी ये सेवा में लगा हुआ हूँ। तो सर बिजनेस किस चीज़ का? मेरा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट रोड वर्क का काम करता हूँ और कंटिन्यू 20 साल से मैंने ये जो बिजनेस संभाला है और 20 साल से कंटिन्यू करता आ रहा हूँ। सर और कोई आप मैसेज देना चाहेंगे जनता को? जनता को यही मैसेज है कि थर्ड लहर आ रही है। मेरा हाथ जोड़ से सभी से विनती है कि थर्ड लहर के लिए हर आदमी को मास्क लगाना चाहिए और दूरी बनाई रखनी चाहिए और हर दम हर आदमी को मानव सेवा में लगना चाहिए। मेरा तो यही सोच है। जोधपुर जगत की तरफ से आज बहुत बड़ी समाज सेवी अनीता मेहता के पास स्पेशल मुलाकात करने आए। मैम गुड नेम? मेरा नाम अनीता मेहता है और मैं एक शिक्षाविद और समाज सेविका हूँ। मैडम अभी तक आपने जो भी कोविड में कार्य किए उनके बारे में बताएंगे हमें? हाँ जरूर। कोविड ऐसा समय था कि विश्व में इसके कारण सभी जितने भी दुनिया के लोग थे वो त्राही माम तरही माम कर रहे थे। ऐसे समय में हमने सोचा क्यों ना हम भी कुछ ऐसा कार्य करें जिससे कि आम जनता में एक अच्छा मैसेज दे सकें और उनमें कुछ सुधार भी कर सकें। तो सबसे पहले तो मैंने अपने घर के पास ही एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था जहाँ पे बहुत ही रोगी आ रहे थे कोविड के और या मतलब किसी भी प्रकार के सामान्य उपचार कराने। तो ऐसे लोगों को मैंने सबसे पहले यहाँ पे पानी के अभाव होने के नाते मैंने 2 कैंपर प्रतिदिन चालू किए। यहाँ से मेरी शुरुआत हुई और मेरे को अभी तक देते हुए 2 साल हो गए करीब और मैं प्रतिदिन ये पानी दे रही हूँ। 30 महीने के 30 दिन ही मेरी तरफ से ये पानी दिया जाता है। इसके साथ साथ मैंने देखा कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हमें कोई काढ़ा दे रहे हैं आयुर्वेदिक, तो मैंने भी घर पे इस तरह का काढ़ा स्वयं बनाया और सारे इंग्रेडिएंट्स डाले उसमें और मैंने ये जगह जगह पे काढ़ा देकर लोगों का उपचार कराने में कोशिश करी। यहाँ तक कि मैं गांव-गांव में भी गई। जैसे यहाँ से पास में सालावास गांव था, वहाँ पे भी बहुत सारे बुनकर आर्टिजन्स और कई महिलाएं थी जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, उनको भी मैंने काढ़ा वितरित किया और समय समय पे हमने कच्ची बस्तियों पे जहाँ पर इसकी ज़रूरत थी वहाँ पर हमने देने की कोशिश करी। नेत्रहीन संस्था में भी हम गए, प्रताप नगर के जो कच्ची बस्तियाँ थी उसमें भी हमने इसे प्रोवाइड कराया और इसके साथ साथ मैंने ये भी संदेश दिया कि जो भी कोई हमसे लेना चाहता है वह हम उनको फ्री में देंगे और मैंने घर में बनाकर ये काढ़ा सभी को दिया गया। इसके अलावा हमने सैनिटाइज़र, मास्क और सैनिटरी नैपकिन्स भी हमने दिए, जहाँ पर भी स्वच्छता संबंधी और हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों का अभाव था ऐसी बस्तियों में, उनको इसके बारे में जानकारी दी सबसे पहले और फिर उन्हें इस तरह से इन चीज़ों को दिया जिससे कि वो उनकी जो दैनिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो सके। और साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मैंने बहुत बड़ा काम भी किया है। मैंने क्या करा कि सालावास जब मैं गई थी तो मैंने देखा कि बुनकरों की बहुत ही अधिक समस्या है। उन्हें किसी भी प्रकार से अपने जो हाथ से निर्मित चीज़ें हैं वो नहीं बिक पा रही है। तो मैंने उन्हें एक वर्चुअल बेसिस पे उनको कई मार्केटिंग कराने की कोशिश करी, कई संस्थाओं से उनको उसके बारे में जानकारी दी और वो लोग जुड़े उस संस्था से और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपने जैसे दरी बनाते थे ऐसी दरी बनाते हैं जो कि पंजा दरी कहा जाता है, वो कि पंजाब की दरी होती है। ऐसे बनाने वाले मुझे एक व्यक्ति शख्स मिला जिसके परिवार में से 3 जने ही सालावास में ऐसे हैं जो इस परिवार के लोग
इस तरह की दरी बनाते हैं। और मैंने उनको कहा कि इस तरह का प्रशिक्षण केंद्र हम खोलेंगे। सरकार या गैर सरकारी संस्थाओं से भी हमने काफ़ी उनको मदद दिलाने की कोशिश करी, जिला उद्योग के माध्यम से उनकी पब्लिसिटी करी। और ऐसे समय में हमने वहाँ गांव में जाकर एक बुनकर दिवस भी मनाया, बहुत बड़े पैमाने पे 101 पौधे लगाए हमने। और कोरोना वॉरियर्स को हमने सम्मानित किया, क्योंकि जितना हम उन्हें सम्मानित करेंगे उतना ही वो अधिक प्रोत्साहित होंगे अपने जीवन में और कुछ अपने जीवन में कुछ कर सकेंगे। इसी उद्देश्य से हम गांव-गांव बार-बार जब भी उनको ज़रूरत होती थी हम जाते थे। और वहाँ के एक सदस्य जो कि बड़े बुजुर्ग से थे और संस्था के वो अध्यक्ष भी थे, जिनका नाम था मुडेल, उनसे मैं मिली थी। मुडेल जी ने को भी मैंने आर्थिक मदद दी और आश्वासन दिया कि हम सरकार की तरफ से, और इस चीज़ को हमने सरकार के और भी रखने की कोशिश करी ताकि उनका कुछ न कुछ उनका भला हो सके। उसमें महिलाएं थी, कम से कम 250 बुनकर महिलाएं थी जो हाथ से निर्मित चीज़ें बनाती थी। उनके लिए भी हमने मार्केटिंग का कार्य किया और उन्हें भी इस वर्चुअल बेसिस पे जोड़ा, जिससे कि उनकी भी चीज़ें बनकर और वो बेच सके और आर्थिक मदद उनको जीवन में मिल सके। इसके अलावा हमने क्या करा, ये काढ़ा जो हमने बनाया था वो पुलिस लाइन में भी दिया था और जगह-जगह तो मैं दे ही रही थी और निःशुल्क रूप से भी दे रहे थे। और हमने क्या करा कि जो कि हमारे परिवार में सबसे ज़्यादा जो मेरे हस्बैंड है वो मेरे को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। उसके बाद मेरे बच्चे भी करते हैं, जहाँ पर भी आवश्यकता होती है वो भी मेरी मदद करते हैं कि भाई आर्थिक रूप से अगर वो भी मेरे से जुड़े हुए हैं तो वो अगर ऐसा मेरे को लगता है कहीं तो वो कहते हैं हम आप करिए, कोई भी चिंता की बात नहीं, हम आपसे जुड़े हैं। पर मैं ठीक है उनकी भी मदद लेती हूँ, पर मेरे पति का पूरा सपोर्ट होने के कारण मैं ये कार्य आसानी से कर पा रही हूँ। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता कि मैं बाहर जाऊँ और कुछ करूँ तो शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाती। और उन्होंने कभी भी मेरे को किसी भी प्रकार से रोक टोक नहीं करी और जैसा मैं चाहती हूँ और अपनी मर्यादा में रह के वो कार्य करती हूँ। तो मैं मनीष मेहता, जोधपुर जगत की तरफ से। नरेंद्र गहलोत मेकअप आर्टिस्ट भी है, समाज सेवी, उनसे स्पेशल मुलाकात। सर गुड नेम? हाँ, मैं नरेंद्र गहलोत जोधपुर से, पैसिफिक हेयर एंड ब्यूटी स्टूडियो, कृषि मंडी मंडोर रोड पर। मैं पिछले 30 सालों से वर्क करता हूँ लेडीज़ जेंट्स का, और हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो राजस्थान लेवल पे काम करती है। उन बच्चों को एजुकेशन दिलाना, उन बच्चों के लिए हमेशा मतलब ये प्रयास रहता है उनको सिखाने के लिए, और नेशनल अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड तक भी हम उन बच्चों को तैयार करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं। सर आप ये कितने टाइम से काम कर रहे हैं? मुझे काम करते हुए करीब 30 साल हो गए। जोधपुर में मैंने किया है, जोधपुर से बाहर भी है, और मैंने आज तक करीब 1000-1200 से ज़्यादा ब्यूटिशियनों को कोर्स में सिखाया भी है। और अभी भी मैं निःशुल्क कई बजे बाल दिवस पर हुआ या कई जो सेवा सैलून चला रहे होते हैं, कई ऐसी संस्थाएं हैं जो अपना काम करती है कि भाई उन बच्चों को एजुकेशन में, जैसे सेवा भारत की तरफ से हो, चाहे वो सोशल वर्किंग के लिए जो काम करती है RCCAT वगैरह, उनकी क्लासों के लिए भी, और जोधपुर ITI की तरफ से भी अगर कभी क्लासें लगती हैं, और प्रधानमंत्री कौशल में भी मेरे कई ऐसे हैं जो मैं जाकर के उनको हेयर कट के बारे में, मेकअप के बारे में उनको नॉलेज देता रहता हूँ। सर आप इसमें मेकअप आर्टिस्ट की जो आप क्लासेस भी लेते हैं? जी बिल्कुल। तो उसमें कितने महीने का कोर्स होता है? मेकअप में ऐसा होता है जी कि बेस मेकअप अलग होता है, एडवांस मेकअप अलग होता है, HD मेकअप अलग होता है। आजकल के अनुरूप अब तो बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए हैं। अभी कई जनों के दिमाग में ये होता है कि कौन सा प्रोडक्ट लें और कैसे रिजल्ट आएगा। सबको रिजल्ट चाहिए और वो ये सोचते हैं कि हमारा रिजल्ट क्यों नहीं बन पड़ा। एक आर्टिस्ट होता है, वो अपना रिजल्ट अपना बखूबी जानता है और वो करता है, और जो सिखाता है, लेकिन वो कई चीज़ें हैं मेन जो रह जाती है, बेस कैसे स्टार्ट किया जाए वो सबको समझ में नहीं आता। तो मेरे ख्याल से जो भी आर्टिस्ट सिखा रहे होते हैं तो उन लोगों को, उन बच्चों को जो नए सीख रहे होते हैं, उन बच्चों को बेस से स्टार्ट किया जाए और उनको बहुत सारी जो भी असुविधा होती है तो उनको बारीकी से ज्ञान दिया जाए, तब वो बच्चे आगे चल के बहुत अच्छा बन पाएंगे।
और सर मैं मतलब ये पूछना चाहूँगा, बेसिकली ये कोर्स कितने महीने में बच्चे सीख सकते हैं? एक्चुअली में क्या होता है कि 6 महीने का तो उनको हम सारा जो थ्योरिकल होता है वो सिखाते हैं, और लिखाना पढ़ाना उनको एक एक बारे में, एक एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना, कौन से प्रोडक्ट से क्या हल, मतलब क्या रिजल्ट मिलेगा। और दूसरा होता है कि उनको प्रैक्टिकल दिया जाता है, तो प्रैक्टिकल में 4 से 6 महीने, और जितना प्रैक्टिकल वो अच्छा हाथ से करेगा तभी उसके हाथों में हुनर निखर के आएगा। सर ये आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था मेकअप में लाइन में आना, या मैंने हॉबी थी? हॉबी तो थी मेरी। मैंने ये सोचा कि मेरे को एक मुकाम पे पहुंचना है, जो ये सोचना चाहिए कि किसी भी आर्टिस्ट को कहीं पे भी आधे रास्ते में अपना सपना न बदलना पड़े। तो मैंने ये सोचा कि अगर मेरा प्रयास रहा तो मैं जितने भी बच्चों को, तो मैं हमेशा, मेरा प्रयास ये रहा है कि मैं हमेशा बच्चों को यही कोशिश कर रहा था कि कोई अपना अगर सपना पूरा ना कर सके किसी पैसे के अभाव से, या कई चीज़ें हैं उनको जानकारी के अभाव से, तो मैं उन बच्चे के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहा कि भाई आपको अगर सीखना है, नो डाउट आपके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, आप मेरे से कभी भी किसी तरह से कोई भी ज्ञान या कभी भी स्थितियों में फंसे हुए हों तो आप मेरे से पूछ सकते हो। मेरा फ़ोन हमेशा 24 आवर्स चालू रहता है, और मैं कई बार ऐसे होते हैं रात को भी कई प्रॉब्लम्स हो जाती है उन बच्चों को, कई स्किन की प्रॉब्लम्स होती है तब भी, तो मैं उन बच्चों को बताता रहता हूँ और वो भी मुझसे पूछते रहते हैं। क्लाइंट को भी कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है, तो वो अपने सैलून में मेरे सैलून पे नहीं ला सकते, तो भी वो अपने सैलून के लिए भी मेरे से सजेस्ट पूछते रहते हैं, बोले सर इसमें स्किन का प्रॉब्लम हो गया, इसमें बालों की प्रॉब्लम हो गई, इसमें ये चीज़ें हो गई हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं उन बच्चों को हमेशा करता रहता हूँ, और काम के लिए हमेशा ये चीज़ दिमाग में रखता हूँ, उन बच्चों को ये कहता हूँ कि हिम्मत मत हारें, काम आप भी बहुत अच्छा करते हैं, मैं भी करता हूँ, नो डाउट मेरे से भी अच्छा करेंगे, और सारे कलाकार अच्छे होते हैं, मगर क्या होता है कि कोई छप जाता है और कोई छिप जाता है, वो वाली नीति अपने रखी है। लेकिन डर को हमेशा निकाल के काम करना चाहिए, जैसा भी किया, जिसने भी किया, जैसा भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं काम, और काम को बार बार करते रहने से ही उसमें हुनर आना शुरू होगा। मैंने अपने जीवन में मैंने हमेशा यही सोचा है कि जब तक कलाकार बूढ़ा हो जाता है तभी उसके काम में निखार आता है। मैं चाहूँगा सर आपकी इस लाइन की जो मेकअप लाइन में आप एंटर हुए हैं, आपके गुरु किसे मानते हैं आप? मेरा सबसे बड़ा गुरु तो वक्त ही है, और मैंने अभी तक तो मेरे ख्याल से मेरा गुरु नहीं बना है, क्योंकि मैंने देख देख के सीखा है। तो ऐसा मेरा अंगूठा लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरे कोई अभी तक गुरु बने नहीं हैं। वैसे मेरे दोस्त हैं काफ़ी हमदम, काफ़ी जने हैं, अशोक पालीवाल सर हैं, हरीश भाटिया सर हैं, उदय टक्के सर हैं, जगदीश जी भाटी सर हैं, और भी मैं कई जने, मेरे यदु शर्मा हैं, और भी कई ऐसे आर्टिस्ट हैं। अगर मेरे को भी कभी प्रॉब्लम्स होती है तो मैं भी उन लोगों को पूछता रहता हूँ, तो वैसे वो चलाते रहते हैं। और पर मैंने जो कोशिश की है बारीकी से पुरानी किताबों में से छान करके कुछ जिज्ञासा और हमेशा ज्ञान बढ़ा के मैंने सीखा है। हमने उस ज़माने में सीखा है जब कई मेकअप के 15 से 20 प्रोडक्ट ही होते थे, उससे ज़्यादा कोई प्रोडक्ट नहीं था। उसके बावजूद आज तो 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट है मेकअप में, और उनका करने का तरीका भी अलग हो गया। बट हमेशा अपने आप को अपडेट करता रहा और करता रहूँगा। मैं हमेशा यही सोचता हूँ, क्योंकि हमारे मधुबाला से लेकर माधुरी दीक्षित का मेकअप करने वाले पांडुरी दादा, जो हमारे पिछले साल वो एक्सपायर हो गए, तो उनकी प्रेरणा भी यही थी कि वो भी 87 साल के थे तब तक वो हमेशा मेकअप करते रहे। तो मेरे भी यही सोचना है कि भाई जब तक मैं भी बूढ़ा रहूँगा तब तक मैं सिखाता रहूँ, काम करता रहूँ, और काम के लिए कभी बूढ़ा ना हूँ। और कलाकार बोली बूढ़ा हो जाए, लेकिन कला हमेशा जवान रहनी चाहिए। सर हर इंसान, सफल इंसान के पीछे किसी न किसी का सपोर्ट होता है। जी बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा कि आप बताइए आपके पीछे किसका सपोर्ट है? जी बिल्कुल, मेरी अर्धांगिनी, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती आशा गहलोत, उसने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया है, और हर समय उसने मेरा बाहर जाने के लिए, सीखने के लिए हमेशा प्रेरित किया है। हम लोगों ने कई बार ऐसे 5-5, 10-10 दिन, 15-15 दिन बाहर जाके मैं सीखता था, तब बच्चे छोटे थे, तो उनको रखना, और उसने बहुत अच्छा सपोर्ट किया मुझे, तो वो मेरी प्रेरणा की है। और सर सुना है कि आपके बच्चे भी बहुत अच्छा मेकअप कर लेते हैं, और उन्होंने एक सर्टिफिकेट भी जीता है। हाँ, मेरे बच्चे ने भी अभी ऑनलाइन 20 दिसंबर को जो एक 1146 लोगों का मेकअप हुआ था ऑनलाइन में, तो उस बच्चे ने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए पार्टिसिपेट किया था, और उसने भी जोधपुर से वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए
किया, तो उसके लिए भी मैं बहुत अच्छा गर्व महसूस कर रहा हूँ। वो करते मेकअप वो भी अभी सीख रहा है, करते हुए तो नहीं, मैं भी अभी सीख रहा हूँ। सीखने में मतलब कोई वो नहीं होता है, लेकिन सीख रहा है। काम कितना अच्छा करते हैं वो तो दुनिया सजेस्ट करेगी। हम लोग काम कर सकते हैं, काम कितना अच्छा किया, काम कैसा अच्छा लगेगा, वो लोग तो पब्लिक तय करेगी। तो वो बच्चा सीख रहा है मेरा, और पिछले 3-4 साल 5 साल हो गए उसने भी काफ़ी एजुकेशन फील्ड में काम किया है, सब जगह जाता रहता है, कई सेमिनार भी अटेंड किए हैं, और वो वर्क कर रहा है पिछले 5 सालों से। तो वो बहुत अच्छा है। शुभम गहलोत नाम है उसका। काफ़ी सर्टिफिकेट्स और जीते हैं, तो उसके बारे में बताएंगे आपने क्या कौन से ट्रेनिंग हासिल किया था? हाँ सर, मैंने सर्टिफिकेट तो सबसे पहला तो मेरा हरीश भाटिया जी का सेमिनार मैंने जब देखा था तब 2002 में भी मिला था। उससे पहले भी मैं बॉम्बे में भी काफ़ी शोज मतलब देख के आया था, तो वो भी सर्टिफिकेट है मेरे पास वर्ल्ड के सबसे बेस्ट जो विडाल सेशन है उनकी हिंदुस्तान में एक ही क्लास हुई थी, वो भी मैंने अटेंड की थी। और भी कई इंटरनेशनल है, जैसे हिमा इंकन थी, उनका भी हमने जोधपुर में सेमिनार करवाया था, उनसे भी बहुत अच्छी प्रेरणा मिली। और भी हमारे डॉक्टर संगीता चौहान हैं, जो कि हमारी आईबा प्रेसिडेंट है, और उन लोगों ने भी बहुत सारा सपोर्ट किया है। उनके लिए ये चीज़ है कि बच्चों को हमेशा काम की भूख रहनी चाहिए और काम सीखने की भूख रहनी चाहिए। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे जोधपुर के भी बच्चे, हम नहीं कर पाए कोई बात नहीं, हम उनके साथ खड़े हैं, तो हमारे जोधपुर के बच्चे भी हैं तो वो कम से कम नेशनल अवार्ड तक और इंटरनेशनल अवार्ड तक भी वो जीत के लेके आएँ और जोधपुर का नाम रोशन करें, हमारी यही है। और उसके लिए मैं हमेशा सबके लिए प्रेरणादायक बना रहूँगा। मैडम आपको यहाँ काम करते कितना टाइम हो गया? 7 मंथ हो चुके हैं मेरे को यहाँ काम करते हुए। 7 मंथ। और इस पार्लर में आपको 7 मंथ करते हुए कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जो चीज़ मैंने पहले नहीं सीखी है वो भी मैंने यहाँ पे आके बहुत अच्छे से कवर किया है। और मुझे मतलब नरेंद्र सर का और स्टाफ का बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट है। और उनका जो काम करने का तरीका कैसा? उनका काम करने का तरीका एक यूनिक है और अच्छा है। और पार्लर के इस पार्लर में से क्या अलग है यूनिक कहा जाए तो अदर पार्लर में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है जहाँ अपन चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सारी कुछ मिल जाएगा आपको। ऑलमोस्ट सारा फैसिलिटीज़ यहाँ पे है। इनसे कुछ और सीखना है? फर्स्ट टाइम कोर्स के हो गए नरेंद्र के यहाँ पे बहुत अच्छा। मैडम आपको माय नेम इज़ टीना छिपा, और मैं जब से यहाँ पे आई हूँ मुझे बहुत डिफरेंट लगा। मैंने अदर पार्लर्स में भी कोर्स किया है पर मुझे उस टाइप की फैसिलिटी नहीं मिली, और मतलब जो पार्लर टीचर जो होती है उसका नेचर भी मुझे गुड नहीं लगा। उस वजह से मैंने यहाँ पे जब किया, मतलब 3rd टाइमिंग में यहाँ पे सीखने के लिए आई हूँ मैं। और यहाँ पे मुझे मतलब जो चाहिए था सीखने के लिए, मुझे जो मतलब सीखने की लगन थी वो मुझे यहाँ पे आके कंप्लीट हुई है कि मैं जैसे सीखना चाहती हूँ तो वो चीज़ें मुझे सीखने को मिली है यहाँ पे। और सीखने की वजह से सीखा है, और खुश किया कि नरेंद्र भैया ने कितना सपोर्ट किया है कि हम लोग ना मतलब जितना नॉलेज चाहते थे ना उससे अनलिमिटेड हमें नॉलेज मिला यहाँ पे। और बहुत अच्छे से हमें भैया ने कवर किया, बहुत अच्छे से कोर्स कंप्लीट करा, बहुत अच्छे से सिखाया हमको नरेंद्र भैया ने। आपको कितना टाइम हुआ? मुझे यहाँ पे 6 मंथ हो चुके हैं। वैसे तो मुझे पार्लर बेस में मुझे 3 साल से मैं कर रही थी, लेकिन एक्चुअली में टीचर्स लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, तो मतलब मैंने बीच में कोर्सेज छोड़े। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैंने मतलब 6 मंथ कंप्लीट किया और 6 मंथ अबव हो चुका है, मतलब 7 मंथ मुझे कंप्लीट होने को आए हैं। और मैंने बहुत अच्छे से कवर किया, बहुत अच्छे से सीखा है मैंने। और मैं इनफैक्ट मेरे घर पे भी मैं अपना खुद का करती हूँ। अगर इन फ्यूचर कोई स्टूडेंट अगर ढूंढना चाहूँगा आप तो अपनी क्या देंगे? मैं यही कहूँगी कि आप एक काम करो, सीधा नरेंद्र भैया के पास में जाओ जो आपको बहुत अच्छे से सिखा पाएंगे। मतलब इतना भी नहीं है कि मतलब कि कोई एक, जहाँ तक मैं अभी तक मैं गई हूँ तो वहाँ पे सिर्फ पैसों को इम्पोर्टेंस दी जाती है कि मतलब कोई स्टूडेंट आया उसके फेस को देख के जजमेंट किया जाता है, फेस को देख के या पैसों को देख के जज करके उसके बाद में उसको सिखाया गया। लेकिन मेरे साथ भी ये चीज़ हुई है, इस वजह से मैं इस चीज़ के लिए एग्री नहीं करती हूँ। और यहाँ पे मैं आई तब मैं नॉर्मल फैमिली से हूँ, मिडिल क्लास से, लेकिन मुझे भैया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और बहुत अच्छे से सिखाया मुझे यहाँ पे। और मैं खुद यही कहूँगी कि आप लोग नरेंद्र भैया के पास जाओ ताकि क्या कि बहुत अच्छे से सीखें, कम पेमेंट भी है फिर भी बहुत अच्छे से सिखाया नरेंद्र भैया ने। और कभी इस मतलब वो जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग अप एंड डाउन जो होता है ना पेमेंट वगैरह को लेके या फिर किसी के जजमेंट को लेके, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे नहीं मिली। हम लोग सब जने फुल परिवार के अकॉर्डिंग रहते हैं, तो बहुत अच्छे से सिखाया हमको भैया ने। और नरेंद्र भैया ने बहुत अच्छे से पालन सिखाया, और लता दी भी उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया। कितना हुआ? मुझे
मनीष मेहता। आज हम बहुत बड़ी समाज सेवी और बीनर समाज की कांता बुआ के पास स्पेशल मुलाकात करने के लिए आए। बारे में बताएंगे कोरोना काल में आपने क्या क्या सेवा दी? जब से रोटम लगा था अपने जोधपुर के अंदर, तो पावटा रसा रोड भी मेरा वहाँ पे 3 मंजिल का मकान है। फिलहाल मेरे खुद के आने जाने की दिक्कत चल रही थी। उस दिक्कत के अंदर बैठे बैठे मेरे मन में ये सोचा कि जब हम लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे पावटा रसा रोड पे तो जितने भी हैं यूपी के, बिहार के, सब किराए पे रह रहे हैं। तो मैंने किसी से पता लगाया कि भाई उन लोगों को टाइम पे खाना पहुंच रहा है कि नहीं, कि नगर निगम की गाड़ी आती है बार बार से खाली खाना देके निकल जाती है, पर गली कोची में जो रह रहे हैं वो लोग बहुत परेशान है, बुआ बहुत परेशानी में फंसे हुए हैं। तो इस चीज़ को लेके मैंने बनार थाने में बात की। मैंने कहा भाई मेरे को भी इजाज़त दी जाए कि भाई हम लोग किन्नर समाज भी कुछ आगे आए और कुछ ऐसा करें कि जिस्मान का पैसा अगर जिस्मान में ही लगे तो जिस्मान को पता तो पड़े ना कि भाई ऐसे में भी किन्नर लोग आगे आए काम करने के लिए। तो ये सोच के फिर मैंने पावटा रसा रोड पे हम लोग, हमारे जितने भी मेरे चेले, मैं और 2-3 लेडीज़ भी थी, और हमारे घर के पास में हम लोगों ने खुद ने अपने हाथों से पूड़ियाँ बेली, आलू जो हमारे समझ में आता था, जो हम लोग पका के सुबह शाम 150-200 आदमी का खाना रोज़ लेके जाया करते थे। फिर मेरे को पता पड़ा कि अपने जोधपुर के अपने जैसलमेर के पास में एक छोटा कोई गांव पड़ जाता है, वहाँ वो लोग बेचारे काम करने के लिए गए हुए थे। मेरे को किसी ने बोला भी था कि बुआ हम लोग वहाँ पे काम करने के लिए गए हुए हैं, वहाँ पे फंसे हुए हैं, पर हम आ नहीं सक रहे हैं। ऐसे जंगल के अंदर ना वहाँ कोई पानी था, ना कोई पेट्रोल पंप का काम उन्होंने ठेका ले रखा था, और ऐसी जगह वो लोग जाके फंसे। हम लोग यहाँ से गए, मेरी गाड़ी लेके मैं खुद गई, मैंने पुलिस वाले से परमिशन ली, फिर मैं जाके उनको भी वहाँ से लेके आई। यहाँ से जोधपुर के जितने भी थे, जो बेचारे MP, यूपी, बिहार वगैरह जो भी फंसे हुए थे, जहाँ जहाँ उनकी मदद थी, मैंने हमेशा आगे आके, इसलिए कि जरूर बता नहीं रही थी कि हम लोग काम करें, नहीं, ये बताने की कोशिश करी थी कि किन्नर ताली बजाने के अलावा भी किन्नर सब काम कर सकते हैं। अगर और भी जरूरत पड़ेगी हम लोगों को तो हम लोग सारे किन्नर समाज, जरूरी नहीं है कि हम लोगों ने करा, ऑल इंडिया के जितने भी किन्नर थे सबने मिलजुल के काम किया। किसी ने सामान बांटा, तो किसी ने, मेरी बात सुनो, किसी ने जैसा उनके पास में बना वैसा चंदा इकट्ठा करके गरीबों की सहायता की। और वो गरीब इंसान नहीं थे, वो एक लाचार, एक मजबूर हो गए थे। रोटम से लेके सब ये सवाल करते हैं कि मजबूर, लाचार नहीं, लाचार क्या, एक मुसीबत इंसान की आती है ना, हमने मुसीबत देखी है। आज हम किन्नर समाज हैं, हम लोग सबके घर में जाते हैं बधाई लेने के लिए, शादी वगैरह बच्चा होता है बधाई लेने के लिए जाते हैं, पर जब रोटम लगा तो हम लोगों का भी घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया। हम लोगों को भी एहसास हुआ कि सब्जी का भाव क्या है, दुकानदारों ने डबल भाव किए, सब्जी वाले ने डबल भाव कर दिए। जो सामान आता था 5 रुपए का, उसके डायरे की 10 रुपए कीमत होने लगी। तो उस चक्कर में बेचारे, हमेशा कोई भी आता था एक टाइम का खाना कोई भी दे के चला जाता था उन लोगों को। फिर हम लोगों ने ये फैसला करा कि नहीं भाई, हम लोगों को भी कुछ मिलके, कुछ सोच के करने चाहिए। मेरे घर में जितने भी मेरे चेले हैं, मेरे चेले को मैंने बोला, बेटा अगर अपने किसी की सहायता कर रहे हैं तो अपनी सहायता नहीं बेटा, अपना धर्म निभाओ। क्योंकि देखो वही जिस्मान हम लोगों का पेट पालता है, वही जिस्मान हम लोगों को रोटी देता है, वही जिस्मान हम लोगों को सब कुछ, हमारा हर इच्छा पूरी करता है। अगर आज वो मुसीबत में है और अपने घर में बैठ जाएंगे मुंह छुपा के, तो मेरे नज़र में तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हमारे यही धर्म सिखाया गया, हमारे गुरु ने हम लोगों को यही शिक्षा दी थी कि अगर कोई जिस्मान मुसीबत में हो तो बेटा उनका सहायता करो। तो हम लोग रोज़ जाते थे, रोज़ सुबह वहाँ पे पावटा जाते थे, सब्जी लेके आते थे, पकाते थे अपने हाथों से। कोई पूड़ी बेल रहा है मेरा चेला, कोई सब्जी बना रहा है, पैकिंग करते थे। और बाकायदा हम लोग उनको यूपी बिहार के जो रह रहे थे किराए पे, उन लोगों को खाना पहुँचाना, उन लोगों की सुविधा करना, उनकी सेवा करना। वो लोग हमेशा कहते थे कि बुआ हम आपका कैसे खाएं, हम आपका कैसे खाएं। मैं कहा मेरा नहीं है, ये आप ही का पैसा है, ये आप ही का पैसा। उसी की बात ये है कि आपके इसी राजस्थान के अंदर कांता बुआ ने बहुत सी समाज सेवा की है। मेरा सोशल मीडिया पे हमेशा न्यूज चैनल आता ही रहता है, देखते हैं लोग बाग। मैंने बच्ची भी गोद ली थी, मैंने एक बच्ची भी गोद ली थी, उसकी मैंने अपने जिससे था वैसे तरीके से उसकी शादी भी मैंने की, उसको पढ़ाया लिखाया, उसको पगों पे खड़ा करा, उसकी मैंने शादी भी की। दूसरा, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, झुपड़पट्टी में है, मैं वहाँ पे भी जाती हूँ। मेरा सोशल मीडिया पे हमेशा लाइव चलता रहता है, मैं बताती हूँ सबको कि देखो किन्नर समाज सब काम करता है। छोटे छोटे लिंक दे देंगे तो वो बच्चे जरूर पढ़ने जाएंगे। मैंने कोरोना काल में, ये जरूरी नहीं कि कोरोना, मैंने मन में यही सोचा
कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मुझे मेरे किनारों में आना ही है। समाज, परिवार कब तक मेरे को छुपाएगा? मेरे परिवार में ये था कि मेरे को एक जेंट्स बना के रखते थे, ठीक है ना। मेरे को वो गवारा नहीं। क्यों नहीं गवारा? कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों परिवार को तो पता पड़ना ही है कि मैं एक किन्नर पैदा हुई। तो उस चक्कर में मैंने ये सोचा, 11 साल की उम्र से मैं घर से निकल चुकी थी। निकलने के बाद में मैंने बहुत से ऐसे काम भी किए। मैंने होटल में भी काम किया, सफाई का भी काम किया कि भाई कैसे भी करके अपन, फिर भी मुझे मेरा वजूद मुझे ढूंढना था। क्योंकि मेरे को खुद को भी ये था कि मेरा वजूद क्या है। मैं बचपन था तो बचपन में पता नहीं है कि मैं किन्नर हूँ, कि एक जेंट्स हूँ, कि एक लेडीज हूँ। जब मेरी उम्र होने लगी तो मेरे को पता भी पड़ा कि भाई मैं क्या हूँ। तो मैंने अपने को, खुद को, अपनी पहचान दबाने के लिए अपनी जान, अपनी हर चीज दाव लगाई मैंने। और दाव लगा के मैं चेला हुई किन्नरों में। चेला होने के बाद में अपनी पहचान, ये पहली ऐसी किन्नर है जोधपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर, जिसने अपने बारे में पूरी समाज को बताया कि मैं एक किन्नर हूँ। मैं ना तो मैं कोई जेंट्स हूँ, ना मैं कोई लेडीज हूँ, मैं एक किन्नर हूँ। मैं जब इस चीज का सौंठ उड़ा, पूरे परिवार को भी पता पड़ा, सबको भी पता पड़ा कि तो खुद अपने मर्जी से खुद ही बताती फिरी है। तो इसका एंट्री, हमारे घर में एंट्री नहीं। इधर मम्मी ने नाता तोड़ा, इधर पापा ने नाता तोड़ा, इधर सबने नाता तोड़ा। क्योंकि वो मेरे को जेंट्स बना के कब तक रखते। मैं जेंट्स तो बन के रह नहीं सकती थी। और कितना भी मैं जेंट्स बनने की कोशिश करती, एक दिन तो कहते हैं ना कि अपना रूप तो सामने आता ही है। भगवान का एक ऑनर ऐसा दिया है कि जहाँ जिस्मान के घर पे ताली बजती है, उसके घर में अल्लाह बला सब दूर होती है ना। तो मैं कब तक अपने ताली को बजाना रोकती कि कब तक, क्योंकि ये भगवान के घर की कोई ताली अगर आप लोगों को बोलोगे कि किन्नर की ताली बजाओ तो आप लोग नहीं बजा सकोगे। ये एक भगवान का एक गिफ्ट है कि हम किन्नर, हमारी पहचान खुद ही बताते हैं कि मैं एक किन्नर हूँ। तो मैंने हर अपने तरीके से, फिर उसके बाद में मैंने अपना नाम भी कमाया। मैंने सलमान भी किया। पापूपुरा हमारे राजस्थान में है, जोधपुर के अंदर है। बच्चियों की मैंने शादी भी की बाकायदा। फिर मैंने एक बच्ची को गोद ली, बाकायदा उस बच्ची को मैंने पढ़ाया। बाकायदा मेरी बात सुनो, राजस्थान पत्रिका में उस बच्ची के पूरा एड तलक छपा कि कहाँ तक हुआ, अपने आप बच्ची के बारे में बताओ। मैं क्या बोलूँगी, मेरी बच्ची खुद बोलेगी। 19 साल की मेरी बेटी हो चुकी है और ये पढ़ाई कर रही है तो वो खुद बताएगी। और दूसरी बात ये, सबसे बड़ी बात ये है कि आज मुझे अपने आप पे फख्र है कि मैं किन्नर होते साथ भी मैं एक माँ भी बनी। मैंने माँ का सुख भी देखा। मैंने बच्ची गोद ली, उसको पढ़ाया, उसको लिखाया, उसको अपने पगों पे खड़ा करा। उसकी मैंने शादी भी की। तब वो बीमार थी तो मैं अस्पताल लेके जाती थी तो डॉक्टर ये कहता था, अरे बारे ये तो कोई किन्नर है, ये तो पैसे देगी नहीं। तो मैं किन्नर से, मैं हाथ जोड़ के डॉक्टर से खड़ी होकर ये भी बोलती थी कि नहीं, मैं आपकी फीस भी दूंगी, ये बात नहीं, मैं आपकी फीस भी दूंगी। मेरी बच्ची की तबीयत खराब है, मेरी बच्ची को आप चेक करो, जो आप पैसे कहोगे डॉक्टर साहब वो मैं दूंगी। तो मैंने बहुत से पढ़ाई करने के लिए, जब मेरी बच्ची को मैं भर्ती करने लगी तो बाप का नाम पूछा गया, माँ का नाम पूछा गया। बाप का नाम लाओ, माँ का नाम लेके आओ। मैंने डायरेक्ट एक ही शब्द लिखाया, मैं एक किन्नर हूँ, मैं इसकी माँ भी मैं हूँ, इसका बाप भी मैं हूँ। तो मेरे को लेके मीटिंग भी हुई। मैंने हाथ जोड़े, जाके मैडमों के पाँव पकड़े, मैडमों के हाथ भी जोड़े, बोले कभी जिंदगी में तुम्हारे ना स्कूल में नहीं आऊंगी, मैं बाहर ही खड़ी रहूंगी, मेरी बच्ची को बाहर से लेके जाऊंगी, पर मेरी बच्ची को कैसे भी करके अपने पगों से खड़े होने दो। मैं किन्नर हूँ, मेरी लाइफ मैंने झीली, पर मैं मेरी बच्ची की जिंदगी खराब होने नहीं दूंगा। मम्मी की, पापा की थी, किसकी थी? जिस परिवार से मैं बिलोंग करती हूँ, मेरे परिवार में हमेशा यही सिखाया गया है कि आप खुद मेहनत करो, आप खुद मेहनत करो। पापा का सपोर्ट बहुत था। पापा, मेरे जो बड़े भाई थे, पापा उसको सपोर्ट करा करते थे, मैं देखा करती थी। पापा मेरे हमेशा, जब भी वो मेरा भाई से कुछ गलत हो जाता था, पापा की बात मानती। पर मैंने अपना वजूद खुद बनाया, आज मुझे शर्म नहीं है, मेरे को कोई शर्म नहीं है कि मैं किन्नर हूँ। वो तो भगवान की दी हुई देन है, ठीक है ना। किसी का हाथ कट जाता है या किसी की टांग कट जाएगी तो क्या उसके मम्मी पापा उसको बाहर थोड़ी फेंक देंगे, रोड पर उठा कर थोड़ी फेंक देंगे। तो मैंने मन में ये सोचा कि मेरे को काहे की टेंशन है, मेरे तो भगवान नाक कान पाँव सब सही सलामत दिया है। मैं मेहनत करूँगी, आगे बढ़ी जाऊंगी, और जहाँ अटकूंगी वहाँ उस गॉड का नाम लेती हूँ, मेरे पापा का नाम लेती हूँ, तो मुझे ताकत महसूस होता है। जैसे मेरे भाई को समझाते थे, वैसे मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पापा मेरे सपने में आके मेरा सपोर्ट कर रहे हैं।
जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं जोधपुर से हूँ, कांता बुआ जी की चेला। मेरा नाम चेतना बुआ है। मैं इनके साथ में रहती हूँ। मेरी गुरु समाज सेविका है। ये समाज की सेवा करती रहती है, कभी अनाथ बच्चों की सेवा करती रहती है, कभी कभी HIV मरीजों की सेवा करती रहती है। ऐसे बहुत सारे काम करते रहते हैं। हम लोग भी इनके साथ मिलके इनके हाथ बटाते रहते हैं। जो हमसे सेवा बनती है वो हम भी करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष मेहता, जोधपुर जगत की तरफ से राम श्री महाराज से सीधी मुलाकात। मैं क्या सेवाएं दी है। संतों के इस पावन तपोभूमि से समय समय पर जो भी कोई आपदा आई, इस संस्थान के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से हमेशा ये स्थान सेवा के लिए तत्पर रहा। और इस बार और पिछले वर्ष कोरोना काल रहा, जिसमें कई ऐसी परिस्थितियाँ आई, कई लोग ऐसे जिनको भोजन नहीं मिल रहा था, उनको भोजन प्रसाद करवाना, ऐसे पुलिस विभाग को यहाँ के स्थान में जगह देना, क्योंकि पुलिस की सेवा हर में 24 घंटे रहती थी। तो यहाँ रामदादा के परिसर में जो पीछे भवन बना हुआ है, वहाँ पुलिस वालों को रुकने की व्यवस्था की। और पुलिस में भी जिनको कोरोना हो गया, उनके लिए रामदादा का जो श्रद्धालुओं का रहने का स्थान है, वहाँ पर उनके लिए कोरोना का पुलिस का रखा, जिसमें सभी लोग रहते थे। और हमारे नागौर गेट में रामश्री सत्संग केंद्र है, वहाँ भी पुलिस को रखने के लिए सुचारू रूप से व्यवस्था की। और साथ में जो विद्यार्थी हैं उनकी सेवा, अभावग्रस्त है उनकी सेवा, और यहाँ जो संत लोग रहते हैं उनकी सेवा, गायों की सेवा, ये सभी 2 वर्ष से निरंतर सेवा के चल रहे हैं। और विशेष रूप से समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। अभी जो परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों में हमें सरकारी गाइडलाइन की पूरी पालना करनी चाहिए, और जो सरकार दिशा निर्देश देती है, क्योंकि दूसरी जो ये वेव आई, उसमें कितने लोगों की क्षति हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए आगे भी वैज्ञानिक लोग बता रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियाँ आ सकती है, तो हमें विशेष सावधानी की ज़रूरत है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोरोना चला गया, अभी भी जगह जगह पर ये अपना प्रभाव जमाए हुए हैं। हमें विशेष सावधानी रखनी चाहिए, 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। हम घर से बाहर जाते हैं तो मास्क लगा करके निकलना चाहिए। और अभी जहाँ भीड़ भाड़ की जगह होती है, वहाँ जहाँ तक वो बच करके रहना चाहिए। और खान पान का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम इसका प्रयोग नहीं करें, गंदा खान पान नहीं करें, शुद्ध सात्विक जीवन बनाएं। और विशेष रूप से अभी ऐसे समय में भगवत चिंतन करते रहें, क्योंकि समय आया है तो समय निकल जाएगा। रात के पीछे दिन होता है, दिन के पीछे रात होती है। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्घटः। तो मैं मनीष मेहता, जोधपुर जगत की तरफ से उषा गर्ग मैडम के पास बहुत बड़ी समाज सेवी है, स्पेशल मुलाकात। नमस्कार, मेरा नाम उषा गर्ग है, लॉयंस क्लब से। मैम, आप कोविड में जो भी चला था, तो उसमें आपने क्या क्या सेवाएं दी है, हम इस बारे में जानना चाहते हैं। कोविड जैसी जो महामारी थी, वो भगवान ने करे, हम लोग ने भी इतनी बड़ी उम्र में भी पहली बार देखी थी। सभी दहशत का माहौल था, सब लोग डर रहे थे, लेकिन हम लोग समाज सेवी ऐसे हैं कि उस समय हमारा निकलना बहुत ज़रूरी था। हर घर से कोविड की जांच भी हो रही थी, और जो लोग थे उन पर हिम्मत बनाई जा रही थी कि आप लोग घबराएं नहीं। अड़ोस पड़ोस को कहा जा रहा था कि आप इनके साथ खराब व्यवहार ना करें, क्योंकि वैसे ही वो परेशान हैं, और ऊपर से अगर उनको ऐसा लगेगा तो वो बाहर नहीं निकलेंगे, दहशत से वो मर जाएंगे। तो हम लोगों ने उनको माहौल दिया है, और घर घर जाके राहत सामग्री भिजवाई, सूखी सामग्री खाने की, सैनिटाइजर्स बांटे, मास्क बांटे, और जो डॉक्टर्स थे, सफाई कर्मी थे, उनका हम लोगों ने कोरोना कोविड मतलब का सम्मान भी किया। मैडम, ये आपकी प्रेरणा किसके थ्रू मिली, मम्मी पापा या नानी से भेजा? वो मेरी माँ ऐसी थी, मेरी मम्मी पढ़ाती थी, तो हम लोगों को मैं शुरू से देखती थी कि वो पापा के आने के पहले से चुपचाप करती थी वो
मतलब आदमी लोग ये होता है कमाते हैं ना, पर उनको ऐसा लगता है कि ज़रूरतमंद हो, अब वो जब तक इतना सोचेंगे तब तक तो मतलब जो लेडीज़ होती है ना, जो भी आया गेट पे उसको बांटती थी। तो मैंने अपनी माँ को देखा था। तो ये आपका शौक मैडम मानो या कि ये शौक से कोई कर ही नहीं सकता। सेवा संस्कार खून में होती है, जज्बा होता है। कोई देश के लिए जीता है, कोई कुछ लोगों के मतलब मुरझाए हुए चेहरे में, रुआसी चेहरे में, मायूस चेहरे में खुशी लाकर जो तृप्ति मिलती है, केवल तृप्ति मिलती है करोड़ों अरबों रुपए की। वो तो मतलब वो कोई कहता है क्या मिलता है, वो तो जो करेगा ना, ऊपर से जो 2-4 दिन के लिए आते हैं वो कर ही नहीं सकते, टिकना भी बहुत मुश्किल है। मैं जानना चाहूँगा आपकी इस सफलता के पीछे किसका हाथ है? भगवान का ही हाथ होगा। मैं तो दिल से यही कहूँगी, भगवान चाहता है उन्हीं से सेवा करवाता है। पैसे तो सब लोगों के पास बहुत हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट, हर आदमी कोई बीमारी से, कोई बच्चों से, दुनिया में परेशानी है, उसको परेशानी को मत कहो कि तुम इतनी बड़ी हो। तुम परेशानी से ये सोचो कि भगवान हर हालत में तुम्हारे साथ खड़ा है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ हमारा देशवासियों को, सभी को, कि महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर हर चीज में आगे जा रही हैं। उनको, महिलाओं को ही नहीं, सभी देशवासियों को कह रही हूँ, कभी भी हिम्मत ना हारे। हमारा जो देश है भारतवर्ष, वो सभी बीमारियों से, सभी जंग से, सभी रोजगार से, सब चीजों से लड़ सकता है, बहुत तेज है। हिम्मत न हारो, जीत आपकी होगी। एक होकर बन के भगीरथ जो जोर लगाने, तो गंगा भी भूतल पर आके बहेगी। भागीरथ ने जोर लगाया था, एक पैर से तपस्या की थी। तो सब ये कहानियां बनी हैं इसीलिए कि महिलाओं को कह रही हूँ कि महिलाओं को आगे आना चाहिए हर चीज में। अगर महिलाएं आगे होंगी तो आने वाली बच्चियों को, बेटियों को भी वही आगे करेंगी। बहुत कुछ हाथ होता है और बेटी हमारी बहुत आगे जा रही है। देखिए सीए, डॉक्टर्स, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो नहीं वहाँ पर महिलाएं आई हैं आगे। इसी मौके पर मैं सभी देशवासियों को 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देने चाहती हूँ। जो लोग बच गए हैं कोविड से, दूसरी लहर आई है, बहुत खतरनाक आई है, पहली से भी ज़्यादा, तीसरी ना आए। तो नारियों के संबंधित कुछ कहना चाहेंगी? मैं नारियों के लिए यही कहना चाहती हूँ कि नारी किसी से भी कम नहीं है। नारी के बहुत सारे रूप हैं। जिस तरह से नारी के नवरात्रि में इतनी पूजा होती है, देवी है, तो अगर उसको कोई छेड़ दे तो चंडी का रूप में भी आ जाती है। तो चंडिका का रूप जो है कि ज्वाला रूपी में, अगर उनको कोई छेड़ दे, जिस तरह आजकल महिला की सुरक्षा पर ध्यान कम जा रहा है। इतनी मॉडर्न दुनिया हो गई है, लेकिन फिर भी आज महिला सुरक्षित नहीं है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ ये सब हो रहा है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ये मैं हर बार ये कहना चाहती हूँ, भारत कितना भी देश आज़ाद हो, जब बच्ची घर से जाती है, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, यूपी हो, हर जगह नारी का, कोई भी सरकार हो, इसमें कोई राजनीति मामला नहीं होना चाहिए। महिला को, बेटियों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये सब भी देश का, और ये ही नहीं कि सरकार का काम है, कोई भी पड़ोसी, अड़ोस पड़ोस, देश की जनता का भी यही काम है, महिला को सुरक्षित रखें, ध्यान दें। सब अपने बेटियों को रोज समझाते हैं तो बेटों को भी समझाएं कि वो भी टाइम से और बहुत अच्छी, सभी को अपनी बहन समझे। देश का, भारतवर्ष का जो इतना नाम है वो बहुत अच्छी जगह जाएगा। इसी तरह से सभी को स्वतंत्रता दिवस की एक बार पुनः दोहराई बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, वैक्सीन जरूर लगवाएं टाइम से। कोरोना से बचाव ही उपचार है।